बच्चों, मानसिक अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत आज हम एक अलग प्रकार के प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा है, आपको ऊपर दिए गए निर्देश बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। बच्चों, आपको यहाँ पे प्रश्न आकृति जो है वो दी गई हैं। आपको इनमें जो ये आकृतियाँ 3 आकृतियाँ बनी गई हैं, देखिए 1, 2 और 3, इनमें एक प्रकार का सीक्वेंस है और आपको सीक्वेंस को समझते हुए ये पता करना है कि जो चौथी स्थान यहाँ पे खाली है, वहाँ पे ये जो उत्तर आकृतियाँ आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पर फिट होती है। ठीक है, तो आपको पहले एक पैटर्न जो है वो इन आकृतियों में पहचानना होगा। तो आप देखिए, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है पहली आकृति में और एरो जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब जब दूसरी आकृति हम देख रहे हैं तो एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, इस तरह से जो है वो अब हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब जो घड़ी होती है ना, उसकी सुई आप जिस डायरेक्शन में घूमती है इसे क्लॉकवाइज कहते हैं बच्चों, और जो उल्टी दिशा में जो है वो इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आप देखिए, जो एरो था वो पहले इस तरह से था, है ना, उसके बाद इस तरह हो गया और फिर थर्ड में आप देखिए कि नीचे को चला गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरो है बच्चों, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि जो चौथी आकृति होगी वो यहाँ पर क्या होगी। तो आप समझ गए होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जब चल रहा है एरो, पहले इस तरह से था ऊपर की तरफ, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर नीचे की तरफ आया। इसका मतलब ये है कि चौथी आकृति बच्चों होगी आकृति 1। आप देखिए, इस तरह से ये जो एरो है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब बच्चों उत्तर आकृति के अंतर्गत जो पहली आकृति है वो आपका सही जवाब होगा। देखने को तो थर्ड भी जो है वो आपको लग रहा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन आपको एरो का डायरेक्शन ध्यान में रखना है कि जो एरो है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो उस आधार पे आपकी जो उत्तर आकृति है वो 1 होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देखिए कि इस प्रकार से जो हमें एक वर्ग बना हुआ है उसके अंतर्गत एक लाइन इस तरह से खींची गई है। 2 भागों में इस वर्ग को विभाजित कर दिया गया है और ये 2 जो है वो छोटे छोटे से जो सर्कल बने हुए हैं और एक डॉट यहाँ पे है। ओके, ये पहली आकृति है। अब दूसरी आकृति में हम पहुँचते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो ये सर्कल थे वो हमारे जो है वो दूसरी तरफ चले गए हैं और ये डॉट जो है वो पलट गया। मतलब ये सारे का सारा जो भाग है बच्चों वो इस तरफ चला गया है। ओके, अब थर्ड आकृति में जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि फिर वो जैसी पहली आकृति वैसे ही बिल्कुल ही तीसरी आकृति फिर से हो गई है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली आकृति और तीसरी आकृति एक जैसी है। इसका मतलब दूसरी और चौथी आकृति भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो हम देखते हैं कि जो दूसरी आकृति है वो हमें कहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि दूसरी आकृति जो है, जो चौथी आकृति यहाँ पे दी गई है उत्तर आकृतियों में 4th नंबर है ना। देखिए ये इस तरह से, तो यहाँ की उत्तर आकृति जो है वो 4th नंबर की ये आएगा यहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे। इसका मतलब हमारे प्रश्न का सही उत्तर जो है वो उत्तर आकृति में जो चौथा नंबर है वो सही आकृति होगा, है ना। तो यदि आप इसको एक नंबरिंग करके भी आप देखें कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 था, 2 था, ठीक है, अब 1 के जैसा ही फिर 1 आया, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 आना चाहिए, है ना। 1 2 1 2 एक सीक्वेंस बन रहा है। तो इस तरह से आपकी जो उत्तर आकृतियों में चौथी आकृति जो है बच्चों वो सही आकृति होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर पे। आप देखिए यहाँ पे एक जो है वो रेक्टेंगल बना, उसके बाद ऊपर उससे छोटा सा रेक्टेंगल बना है, उसके बाद थर्ड आकृति में उसके नीचे जो है वो रेक्टेंगल बन गया है। मतलब हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल के ऊपर उससे छोटा रेक्टेंगल पहले ऊपर की तरफ बना है, फिर नीचे की तरफ बना है। तो सीक्वेंस जो यहाँ पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग एक अब अगली आकृति जो है वो फिर से ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगल बनना चाहिए। इस सीक्वेंस से हम चाहें तो अगली 2-3 आकृतियाँ हम बता सकते हैं कि जैसे पहले एक जो है वो
यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल, उसके ऊपर छोटा रेक्टेंगल बना, फिर तीसरी आकृति में नीचे छोटा रेक्टेंगल बना, चौथी आकृति में इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनेगा। और ये जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1, यहाँ पे आप देखिए ये 1 पे जो है ऊपर को एक छोटी, देखिए सेकंड नंबर पे बराबर है, ये नहीं होगा। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं ये तो आकृति नंबर जो है बिल्कुल ही अलग होती जा रही है, नीचे की तरफ ही जो है जो ये मेन रेक्टेंगल था उससे देखिए ऊपर छोटा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सीधे नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। और फोर्थ नंबर में ऊपर की तरफ। तो हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर जो है वो बच्चों वो सही आंसर होगा। यहाँ पे हमें जो पैटर्न चल रहा है बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही देखिए आप सर्कल जो है वो बढ़ाया गया है ना, रेक्टेंगल जो है वो बनाया गया है। तो इस तरह से हमारी उत्तर आकृतियों में जो फर्स्ट नंबर है वो सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर का, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ये आकृतियाँ बनी हुई हैं उसमें जो मेन शेप है वो तो तीनों में एक जैसा ही है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सभी आकृतियाँ एक जैसी हैं। बस आप आकृति 4 को आप देखेंगे तो बीच का भाग जो है बच्चों इस प्रकार से होने के बजाय आप देखिए यहाँ पे भी जो आकृति थी वो इस तरह से डिवाइड है 4 भागों में, है ना, ये तीनों। तो लेकिन यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो चौथी आकृति है इसमें जो बीच का हिस्सा, मैं थोड़ा सा इसको देखिए बढ़ाती हूँ, आप देखिए जो बीच में आप देख रहे हैं वो यहाँ पे क्रॉस ना हो करके इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है ना। तो इस तरह से चौथा जो है वो तो तुरंत ही एलिमिनेट हो जा रहा है। अब इसके बाद हम दूसरी बात ध्यान देते हैं कि इस जो हमारी जो प्रश्न आकृतियाँ बनी हुई हैं उसमें और क्या एक पैटर्न चल रहा है जो हमें उत्तर आकृति में चाहिए। तो वो पैटर्न आप पहले हम कोई भी इसमें देखिए, आप यहाँ पे H लिखा हुआ है, एक डॉट लगा हुआ है, एक और डॉट यहाँ पर है, उसके अलावा यहाँ अल्फ़ा बना हुआ है, इनमें से कोई भी एक जो है वो हम इसको पिक करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम सबसे पहले H को लेते हैं। तो H पहले यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद ये ऊपर को चला गया, फिर थोड़ा सा और नीचे है। तो आप देख रहे हैं ये किस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब है कि अगला जो है वो जो हमारा आकृति होनी चाहिए, जहाँ वो आकृति होनी चाहिए जहाँ पे कि H जो है वो कहाँ होना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और ये थर्ड आकृति जो बच्चों ये हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो H है बच्चों वो देखिए आप बिल्कुल नीचे में बना हुआ है ना। फिर से जरा अच्छे से देख लेते, देखिए H यहाँ पे बना हुआ है। तो हमें यही पैटर्न चाहिए था जहाँ पे H जो है वो इस तरह से देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, और H जो है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सही आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर का। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरो जो है वो बने हुए हैं। एक पहली आकृति में एरो ऊपर की तरफ दोनों ही पैरेलल है ना, ऊपर को एरो है, दूसरे में नीचे को आ गए, तीसरे में फिर ऊपर को। जैसे एक हमें अभी पहले ही हमने एक प्रश्न देखा था, यदि हम इसे 1 माने, इसे 2 माने, तो देखिए ये फिर से 1 जो है वो फिर से वही आकृति आई जो कि 1 में है। ये आपस में कैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब है कि अगली आकृति हमारी क्या होगी, जो 2 है। और जब हम उत्तर आकृतियां हैं वहाँ पे जाके देखते हैं तो देखिए एरो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों बिल्कुल वही आकृति है जो हमारी आंसर 2 में आ रही है। तो हमारी यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन 2 के जैसी आकृति आपको यहाँ पे थर्ड में मिलेगी। तो हमारा सही जवाब जो है वो बच्चों हो जाएगा थर्ड, ओके। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न जो है वो थोड़े अलग हैं। अभी हमने देखा था कि हमारी जो प्रश्न आकृतियाँ थी उनमें एक सीक्वेंस था और उस सीक्वेंस के आधार पे हमें चौथी आकृति ढूंढनी थी। यहाँ पे देखते हैं और निर्देश बहुत ही अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्नसूचक चिन्ह बना हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्नसूचक चिन्ह। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इनमें और इनमें एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। तो बच्चों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले यहाँ पे जो आकृतियाँ दी गई हैं 1 नंबर और 2 नंबर, इनका पैटर्न पहचानना है। उसके बाद हमें उसी पैटर्न पे तीसरे के आधार पे हमें चौथी आकृति, यहाँ पे जो हमें उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं इनमें से हमें ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे एक जो है वो ट्रायंगल बना हुआ है, एक पिरामिड शेप बना हुआ है। ये अगली आकृति में बिल्कुल क्या हो गया है, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया है ना। तो इसका मतलब ये आकृति यदि यहाँ पे एक बड़ा सर्कल ऊपर छोटा सर्कल है, तो अगली आकृति में यदि ये पलट जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 नंबर की आकृति है बिल्कुल वही आकृति बन रही है जो कि हमारी 1 और 2 के बीच जो संबंध है कि पहली आकृति दूसरी आकृति में बिल्कुल उलट गई है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल हमारी जो थर्ड नंबर पे जो आकृति है हम देख रहे हैं कि वो 2 होगी, है ना, वो बिल्कुल पलट करके। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर पे। और यहाँ पे आप देखिए कि ये आकृति जो है, यहाँ पे जो ऊपर को सेमी सर्कल बना हुआ था, फिर नीचे को सेमी सर्कल बना है और ये इस तरह से डिवाइड हुआ। अगले में हम देख रहे हैं कि क्या हुआ, अगले में जो ये सेमी सर्कल बना था बच्चों, ये पलट गया, है ना। ऊपर का सेमी सर्कल इस तरह से हो गया, नीचे का सेमी सर्कल इस तरह से हो गया, ओके। और ये बीच में जो है वो आपका जो ये वाला भाग था इस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये एज इट इज़ ही है, बस जो सेमी सर्कल थे वो क्या हो गए, पलट गए। तो अब जब इस आकृति को हम देखेंगे तो आप देखिए, जब ये आकृति है, मैं इसको यहाँ पे मिटा देती हूँ, यहाँ पे ये आकृति यदि इस तरह से बनी हुई है ना, सेमी सर्कल का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब है कि अगले में सेमी सर्कल का डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होना चाहिए। और हम प्रश्न आकृति में जाते हैं तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन आप देखिए, है ना, इसका डायरेक्शन यदि इस तरह से है, इसका मतलब ये पलटेगा भी तो किस तरह से पलटेगा, इस तरह से पलटेगा। तो इसमें 1, 2 और 3 ये जो है बिल्कुल भी नहीं है। हमारी उत्तर जो है वो 4, उत्तर आकृति में से चौथा नंबर जो है वो बच्चों वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और आप देखिए बिल्कुल, है ना, जो यहाँ पे हमारी उत्तर आकृति जो है वो इसका अपोजिट 4 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ये देखिए बहुत ही ईजी है ये। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, अगले में जब हम जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न जो है वो पहले इस तरह से था और दूसरे में ये बिल्कुल क्या हो गया, पलट गया। जैसे कि इसका इस समय जो है वो मिरर इमेज जो है वो यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे जब हम थर्ड आकृति को बच्चों देखते हैं तो यहाँ पे इसका मिरर इमेज बहुत ही आसान है, ये 1 हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने कहीं से ये मॉडल पेपर जो है वो आपके लिए तैयार किया, उसमें से 2 भाग आपके लिए सेलेक्ट किए, इसलिए यहाँ पे एक इस जो है वो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न में जो एक रेक्टेंगल था वो 4 भागों में डिवाइड हुआ है, उसमें जो पहला भाग था वो रेखांकित किया गया। अगले प्रश्न में उससे लगे हुए 2 भाग और रेखांकित हो गए और ये 3 हो गया, है ना। मतलब ये है कि आप पहली प्रश्न जो आकृति उसमें देखिए, यहाँ पे रेखांकित था, उसके बाद में उससे जो लगे हुए 2 भाग थे उसके सामने का भाग अभी भी ब्लैंक है ना, उसके अपोजिट भाग अभी भी ब्लैंक है, उससे लगे हुए जो 2 भाग थे वो रेखांकित हो गए। तो उसी आधार पे यदि हम लोग इस आकृति को देखें तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे यदि ये भाग रेखांकित है, इसका मतलब है कि इसके जो अपोजिट है, अपोजिट वाला बच्चों रेखा जो भाग होगा वो खाली हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए 4 नंबर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे रेखांकित भाग है ये वाला, इसके सामने का भाग क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, क्योंकि हमने ये जो पैटर्न देखा है, ये पैटर्न देखा है, देखिए ये रेखांकित है तो अगली आकृति में ये क्या हो गया, ब्लैंक है ना। तो हम इसी पैटर्न पे यदि चलें तो ये रेखांकित है तो ये भाग क्या होनी चाहिए, अगली उत्तराकृति में भी ब्लैंक होना चाहिए। और जब हम उसको सर्च करते हैं तो हम देखते हैं आकृति आंसर 4 नहीं है, आंसर 3 नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर 1 या 2 में होगा। और उसके बाद हमने देखा कि जो रेखांकित भाग है उससे जुड़े हुए जो स्क्वायर थे वो रेखांकित हुए, मतलब ये और ये रेखांकित, ये 3 भाग रेखांकित होने चाहिए। और ये हम देख रहे हैं कि उत्तर जो 1 है उसमें हमें दिखाई दे रहा है। अब आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं बच्चों। थोड़े थोड़े प्रश्न इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए और इस पे आधारित जो है वो प्रश्न आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते। अब 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक सर्कल ये बीच में बना हुआ है, ओके, और नीचे जो है वो इस तरह से
एक डायग्राम बना है और ऊपर एक एरो है। पहला प्रश्न ये है, अगली आकृति में जो बीच का जो ओवल शेप था, अंडाकार आकृति थी, वो 2 भागों में डिवाइड हो गया है। ठीक, अब इसी आधार पे यदि हम इस पैटर्न पर जाते हैं तो हमें देखना है कि ऊपर जो है वो आपका ये इस तरह से नीचे का पैर यदि हम एक इमेजिन करें कि एक कार्टून टाइप का ही है, तो ये नीचे जो है वो पोर्शन, ये इनमें कोई बदलाव नहीं आया है ना। तो यहाँ पे हमें हर उत्तर आकृति में इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई बदलाव नहीं आया है। इसके बाद बीच का जो पोर्शन है, इसका मतलब मेन हमें ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमें 2 भागों में विभाजित करना है। तो यहाँ पे ये जो एक रेक्टेंगल छोटा सा बना हुआ है, ये रेक्टेंगल जो है वो देखते हैं कि किस आकृति में 2 भागों में विभाजित हो गया है। तो ये हम देखें, यहाँ पे तो वर्टिकल विभाजित हुआ है, जबकि होना कैसा चाहिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल विभाजित होना चाहिए। तो आंसर 1 नहीं होगा, आंसर 4 भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विभाजित ही नहीं हुआ है। आंसर 2 में देखिए आप इक्वल नहीं हुआ है। तो इसी आधार पे हम देखते हैं कि आंसर 3 जो है वो हमारा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि कभी भी इन प्रकार के प्रश्नों में पूरी आकृति को दिमाग में रख करके यदि आप चलेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। यदि ये पूरी आकृति आप सोच के चलते तो कन्फ्यूज़न होता है। तो इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि आप आकृति का कोई एक भाग जो है उसको ले करके तुरंत सारे ऑप्शन जो है उसमें सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे बस इसको ही ध्यान में रखते हुए जब आप गए तो आपको तुरंत जो है वो आंसर 3 जो है वो मिल गया। तो बच्चों, इस प्रकार से मानसिक अभियोग्यता परीक्षण में 2 प्रकार के प्रश्न आज हमने हल किए, जहां पर आपको पहले प्रकार के प्रश्न में 3 जो है आकृतियों में एक सीक्वेंस था, उस आधार पे चौथी आकृति को ढूंढना था, है ना, यहाँ पे। और इसके बाद हमने देखा कि हमारी आकृतियों में जो स्टार्टिंग की 2 आकृतियां थी उनमें आपस में एक संबंध था, और उसी संबंध को अपने दिमाग में रखते हुए, उस पैटर्न को अपने दिमाग में रखते हुए हमें तीसरी आकृति के अनुसार चौथी आकृति को उत्तर आकृतियों में से ढूंढना था। तो उम्मीद है आगे आने वाली परीक्षा में आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह हल कर पाएंगे।